H. Muniappa ji. Madam, by giving an opportunity. Last day, the presidential address, the Honorable Prime Minister has mentioned that Rajiv Gandhi has brought this telecommunication in the world scenario. Yes. India is one of the most important country in the world scenario regarding the telecommunication. At the same time, he was saying that at least 40% to accept to add to the telephone the credit facilities. Unfortunately, the country... Question, please. Question. Yes, I am coming to the question. Yes. The total population is crossing more than 130 crores. At least the internet connectivities for the landline and all, at least the panchayats, when they are going to reach to communicate the headquarters of the panchayats, that's the most important area where it is required. Panchayat is a very important center. May I know from the Honorable Minister how many years to reach or how many months to reach the compulsory every panchayat? That's only. अभी मैंने डिटेल में माननीय सदस्य को मैं एक बार पुनः बता दूं कि हमारी फर्स्ट फेज में मार्च 2017 तक हम 1 लाख पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, और दिसंबर 2018 तक रिमेनिंग 1,50,000 ग्राम पंचायत, टोटल देश में 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। दिसंबर 2018 तक सारी ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद पटेल जी। जी, पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा और अभी हमारे यहाँ एक, जो कि मेरे खुद के लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर सहसई साजिब है, एक टेलीफोन टावर 2G का लगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस योजना की वो बात कर रहे हैं उसमें BBNL इंस्ट्रूमेंट्स देता है, BSNL खासकर मध्य प्रदेश में वो लाइन बिछाने का काम करता है। उस कोऑर्डिनेशन को अगर ठीक से किया जाए तो मैं अपने जिले का बताता हूं कि 12-15 दिन पहले एक भी पंचायत नहीं जुड़ी थी, अब एक पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि जो आपने लक्ष्य रखा है वो आप प्राप्त करेंगे, लेकिन जो असेसमेंट है तो जो टावर लगाता है उनका वो कमर्शियल नहीं है। एक दिन में 1500 सिम बिकी और वो उस संभाग का नंबर 1 का टावर हो गया, तो स्वाभाविक एक बार 3G आ जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, लक्ष्य प्राप्त आप समय के पहले कर सकते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात है। तो जो असेसमेंट होता है उसके बारे में और कोऑर्डिनेशन है जो BBNL और BSNL का, अगर वो ठीक तरीके से करेंगे तो ये संख्या इसी समय में दुगनी हो सकती है। क्या इस पर विचार करेंगे? बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक स्पेक्ट्रम की बात है, क्योंकि कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी और टावर की जो बात कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी अक्टूबर 2016 में पहली बार बहुत लंबे समय से ये मांग पेंडिंग थी और हमें कनेक्टिविटी आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको ये 6 महीने का पीरियड है, क्योंकि स्पेक्ट्रम का एलोकेशन जो है वो अक्टूबर 2016 में ही जो 965 मेगा हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम का एलोकेशन जो था वो अक्टूबर 2016 में हुआ। किसी भी कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो स्पेक्ट्रम लेते हैं, उसको 6 महीने से 1 साल का पीरियड जो लग जाता है, उसको उसमें सारा का सारा इंप्रूवमेंट जो करने का, उसके जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट है, उसके बाद में टावर इंस्टॉल करने हैं, अपग्रेड करने हैं, रीट्यूनिंग करनी है, तो इसमें 6 महीने से 1 साल का पीरियड लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिस हिसाब से फील्ड लेवल पे जो वर्क एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो 1 साल नहीं लग कर करे, एक कोशिश की जाएगी उन कंपनियों को भी क्या करके, जिससे कि ये काम 6 महीने में हो जाए। और जब ये हो जाएगा तो क्वालिटी सर्विस जो है, ना कि रूरल एरिया में लेकिन हमारे सिटीज और टाउन में भी क्वालिटी इंटरनेट सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थी वो स्पेक्ट्रम की नॉन अवेलेबिलिटी की थी, वो अक्टूबर 2016 में वो एलोकेशन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पिता घोष,
पूरे तृणमूल आज इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, आपने मुझे मौका दिए हैं। अभी हम बहुत आंकड़े सुन रहे थे कि कितना क्या काम हुआ है, कितना जल्दी हो रहा है, पर मेरा एक छोटा सा विनती है कि मेरा जो एमपी क्वार्टर है वहाँ पे अभी वाईफाई सही नहीं हुआ है, कैसे ऑप्टिकल फाइबर चारों तरफ फैल रहा है, इसके लिए हम बता रहे हैं कि ये वाईफाई का प्रॉब्लम है। मेरा जो बालूरघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे ये एक रूरल एरिया है, अभी मंत्री साहब ने बता रहे थे कि रूरल एरिया में काम ज्यादा हो रहा है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक लाइनें प्रॉपर नहीं है, आधा दिन ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादातर लाइनें खराब रहती है, तो वहाँ पे कैसे किया जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है मैडम कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रही है कि कैसे डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इस पे जोर दिया जाए कि कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि प्राइवेट पार्टीज अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसे गवर्नमेंट नहीं कर सक रही है। प्रधानमंत्री जी ने विज्ञापन में आ रहे हैं प्राइवेट पार्टीज के और बोल रहे हैं बात कि इनको लीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि कब तक मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बालूरघाट वहां पे कब तक हो जाएगी, और ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये सही मतलब में कब से चालू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पश्चिम बंगाल पे ज्यादा ध्यान देना सभी को लगता है मंत्री जी। ठीक, आप आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वैसे जनरल क्वेश्चन था और मैंने सारा बहुत विस्तार से बता दिया। और जहां तक ये अभी 2G, 3G, 4G की बात है, मैं ये बता दूं माननीय सदस्यों को कि जहां पर 500 kbps की स्पीड जो है वो 3G एंड 4G में अवेलेबल है, 2G में जो है लेस देन 512 kbps है। उस वजह से क्योंकि जैसे एक टैंक रखा और उसमें पानी लेना हमें, और आपने जितना डाटा परचेज किया है उस हिसाब से उसकी स्पीड जरूर आपको 3G 4G में मिल जाएगी, लेकिन 2G में जो है उसमें जो स्पीड कम है, लेकिन जो ही आपने डाटा कंज्यूम कर देते हैं तो उसके बाद में नहीं आती है। और जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप भी करवा लेना, ऑब्जेक्शन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 84 श्री PR सेनेथिलनाथन, ही इज नॉट देयर। श्री PR सुंदरम, ओ ये सभी आज नहीं है। मिनिस्टर प्लीज। Speaker Madam, the answer is kept on the table of the House. No supplementary then. Question number 85, Sri Sultan Ahmed, he is also not there. Minister, आज वो मैं समझ गई। Ministers, question number 85. Yes. Sir, Table. Yes. Okay, M.I. Shanwas. With respect to the Hajj pilgrimage, so many unnecessary things are happening. According to a Muslim, Hajj is not so compulsory. Only those people who have got the means and only those people who have got the finance and health may go for the Hajj. So, madam, the help that has been given for the Hajj pilgrimage has been diminished because of the order of the Supreme Court. Now the main issue is on the pretext of this belief there is exploitation on the Hajj pilgrims. There the charge is so immense, the charge is great, the charge of the flight charge is also great. And another aspect, madam, is the private tour operators, they are extracting like anything. When the government tour operates, the government charge is less than 2 lakhs, but the private tour operators are charging up to 5 lakhs. So will the government take steps to see
that the exploitation with respect to the Hajj, आपस में चर्चा नहीं प्लीज. the exploitation with respect to the Hajj pilgrims, the private tour operators, and also the enormous charge of the Air India is so large that people cannot afford. So if a person, yes, madam, if a person wants to go for Hajj, he will have to pay more. The Muslims are ready to pay more and go, but now the situation has come to such an extent that they cannot afford it. So the government will have to take steps. I don't want to get away from the subsidies. Let the subsidy be there, Hajj subsidy be there, but the people who wants to perform Hajj should perform Hajj in the least expensive manner. Will the government take steps on that? Yes. मैडम, हज सब्सिडी और हज यात्रियों को सुविधाएं, उसके संबंध में क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक निर्णय किया और निर्णय किया कि जो हज यात्रियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए और आने वाले दिनों में उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। ये जो निर्णय था ये 2012 का था। हमारी सरकार ने आने के बाद नई हज पॉलिसी बनाने के लिए एक बहुत ही उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें कि बहुत ही अनुभवी लोग हैं, हज से संबंधित प्रशासनिक समझदारी वाले लोग और साथ ही साथ जो न्यायिक प्रक्रिया को समझते हैं वो लोग, सारे लोग इसमें रखे गए हैं, जो कि 3 महीने के अंदर नई हज पॉलिसी बनाने की दिशा में काम करेंगे। जो आपने कहा कि भारत में बहुत अधिक पैसे लिए जाते हैं, तो मैं आपकी थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 3-4 ऐसे देश हैं जहां से ज़्यादा हज यात्री हज पर जाते हैं। इंडोनेशिया, जहां पर कि 2,10,000, ये भारतीय पैसे में बता रहा हूँ, 2,10,000 रुपया प्रति हज यात्री लिया जाता है। पाकिस्तान से में 2,02,000 रुपया प्रति हज यात्री लिया जाता है। बांग्लादेश में 3,08,449 रुपीज़ हज यात्रियों से लिया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में 1,47,000 लिया जाता है और उसमें एक कैटेगरी और है जिसमें कि लगभग 2 लाख लिया जाता है। इसलिए अभी भी भारत से जो हज यात्री जाते हैं उनका जो कई देश हैं जिसमें आपने कहा कि कई देशों में कम है, ऐसा नहीं है। इसलिए पूरी की पूरी जो हज की प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जो हज यात्री जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अच्छी मिल सके और नई जो हमारी हज पॉलिसी बनेगी उसमें हम ध्यान देंगे कि जो गरीब हज यात्री हैं, जो गरीब लोग जाना चाहते हैं, वो जो है वो कम से कम पैसे में जो है वो हज यात्रा कर सकें, क्योंकि हज जो है वो हर मुसलमान की तमन्ना होती है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी उस तमन्ना को किसी भी तरह से पूरा करें। मोहम्मद सलीम। अध्यक्ष महोदय जी, प्राइवेट टूर ऑपरेटर नहीं, देखिए अभी जो है वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की बात आप कर रहे हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो किराए के बारे में है वो हम समय समय पे रिव्यू करते हैं और इस बार भी हम रिव्यू करेंगे कि वो किराया कितना ले रहे हैं। 5 लाख नहीं है, लेकिन आप इनिशियली वो शायद 2.5 या 3 लाख रुपया लेते हैं। उसके बाद कोई अगर वहाँ पर 5 स्टार होटल में रहना चाहता है तो उससे वो 5 लाख 6 लाख लेते होंगे, लेकिन फिर भी आपका जो सुझाव है हम उसको चेक करेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि ये हज का मामला एक्सटर्नल अफेयर्स से शिफ्ट करके माइनॉरिटी अफेयर्स में आया, तो वो पहली बार इस विषय पर जवाब दे रहे हैं इस सदन में। दूसरी बात है, पार्ट ए का जो आंसर है इससे ये स्पष्ट होता है, चूंकि बहुत सा मिस्ट्री भी है और पॉलिटिकल मिसगिविंग्स भी है कि हाजियों को हज करने के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती, लेकिन जो एयर फेयर है, और वो इसलिए किसी सदन में दी देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी सॉलेम प्रॉमिस की थी कि पानी के जहाज से लोग जाते थे, वो MB अकबर वगैरह, हमारे ये मंत्री अकबर नहीं, तो वो जहाज को जब डिसकंटिन्यू किया गया तो लोगों के अंदर ये था कि पानी के जहाज में जाने में दिक्कत होता था लेकिन सस्ता था। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किए थे
कि आप हवाई जहाज से जाएंगे, लेकिन जो कीमत फिक्स है 12,500 वही रहेगा, बाकी जो है सरकार देगी कि वो जहाज से जो पैसा आएगा वो ट्रेजरी में चला जाएगा। ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है बोल करके ये परेशानी होता है। एक दूसरी बात है, बाकी हाजी अपने खर्चे से देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि सब्सिडी आस्ते आस्ते, तो सब्सिडी का एक ज्यादा पैसा जाता है हज डेलीगेशन में, जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक काम है, पब्लिक डिप्लोमेसी का मामला है। जब बीजेपी की सरकार आई थी पहले बार एनडीए में, तो उस वक्त यह कहा गया था कि उसको आस्ते आस्ते कम किया जाएगा, लेकिन उल्टा ही हुआ, वो और ज्यादा बढ़ गया, खर्च भी बढ़ गया। तो मालूम होना चाहिए जैसे पार्ट ऑफ गवर्नमेंटल जॉब, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और हेल्थ जो सुविधाएं दी जाती है, चूंकि भारतीय इतने नागरिक वहां जाते हैं, बीमार पड़ेंगे, सरकारी अफसर जाते हैं वेलफेयर के मामले में। इस बार के बजट में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में वो खर्च नहीं रखा गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो अपनी बजट थी उससे वो काम की जाती थी। इसी सदन का रिपोर्ट है 2002-1 में टूरिज्म ट्रांसपोर्ट का हज ऑपरेशन के बारे में, मंत्री जी उसको देख लें कि जो करप्शन है उसको कम करना पड़ेगा, लेकिन जो सुविधाएं है वो देना पड़ेगा। तो इस बार हाजियों को ये परेशानी हो रही है कि ये खर्च कहां से आएगी, जो सेहत के लिए और बाकी वेलफेयर मेजर्स के लिए अगर कुछ घटनाएं हुई तो उसके लिए कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो पैसे कहां से आएंगे। मैडम, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मूल प्रश्न जो है वो हज सब्सिडी से संबंधित है। हज सब्सिडी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है वो 2012 में हुआ है, और जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय हुआ है। उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हमने आने के साथ ही हज सब्सिडी ही नहीं, जो हमने कमेटी बनाई है उसका मैंडेट जो है वो केवल हज सब्सिडी नहीं है, बल्कि जो रिव्यू करना है एग्जिस्टिंग हज पॉलिसी का, एग्जामिन करना है कि इम्प्लीकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सजेस्ट द एमिनिटी, रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ द हज कमेटी ऑफ इंडिया, examine and coordination of the function of the Hajj Committee of India, examining the transparency, consumer satisfaction and disclosure of the requirement of the PTOs, what you question, PTOs protected interest of the Hajis, suggest the framework of the new policy or any other related issues. जहाँ तक सवाल है, माननीय सदस्य ने कहा कि साहब वो बहुत बड़ा डेलीगेशन जाता है। मैं माननीय सदस्य को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अब केवल 2 लोगों का डेलीगेशन कर दिया गया है। अब जो है वो, पहले ये बात सही है 35 का 40 का जाता था, हाँ बहुत जाता था, यू आर राइट। और उसके साथ आपको एक और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, पिछली बार जो VIP कोटा होता है उसमें प्रधानमंत्री जी को 70 हाजियों के लिए कोटा दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने उस कोटे को वापस किया और कहा कि जो सबसे ज्यादा गरीब, जो सबसे ज्यादा कमजोर मुसलमान हो, हाजी हो, उसको भैया हमारा ये कोटा दे दो, हम किसी VIP को नहीं भेजेंगे। तो ये जो है वो निश्चित तौर से, और उसके अलावा जो और भी सुधार है उस सुधार की दिशा में हम तेजी से कर रहे हैं। कमेटी अपनी 2 महीने 3 महीने में रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम हज की व्यवस्था को और पारदर्शी और मजबूत और सुविधाजनक बनाएंगे। इदरीस अली जी। I am deeply grateful to also our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. I'll take I'll share 3 points. Number one, Madam, subsidy should be increased, not to be decreased. Number one. Number 2 is that necessary steps should be taken by the central government for the protection of the Hajj pilgrims. Number 3. Madam, thank you, Madam. Number 3 is this: that regarding budget, I can say that for the minority is very low. That budget may be increased, but this is my humble prayer. Suggestions? स्पीकर मैडम, पहली बात तो मैं जो बजट की बात कर रहे हैं, बहुत वर्षों के बाद सरकार ने लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है। कई लोग कहते हैं कि साहब ये ऊंट के मुंह में जीरा है। अब तो पहले तो लोग ऊंट के मुंह में हीरा भी नहीं डालते थे, हीरा डालते थे तो वो बेचारा ऊंट ही मर जाता था। इसलिए कुछ न कुछ किया है, आगे भी होगा। आपकी जो चिंता है उसका समाधान होगा। जो दूसरा विषय हज सब्सिडी की बात है, हज सब्सिडी जो है वो पहली बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि इसका लाभ कभी भी हाजियों को सीधे नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार जो पैसा देती है वो पैसा हाजियों के जेब में चला जाता है। ये हज सब्सिडी डायरेक्ट जो है एयर इंडिया को जाती है। उसको लेकर कई सुझाव आए हैं, कई सवाल आए हैं। उन सुझावों सवालों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि बिना अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है
जो कि निर्णय 2012 में हुआ है कि साहब हज सब्सिडी खत्म कर दीजिए, तब भी हमारी कोशिश होगी जो गरीब व्यक्ति यहाँ से हज करने जाना चाहता है उस पर जो है वो कोई ज्यादा आर्थिक बोझ न डाला जाए, और उस दिशा में जो है हम काम कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या पूछना? हाँ, पप्पू यादव। मैडम धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा। उन्होंने कई देशों के बारे में बताया है कि वहाँ इतने भारे हैं, यहाँ इतने भारे हैं। आर्थिक स्थिति उस देश के जो माइनॉरिटीज लोगों की है वो काफ़ी अच्छी है, और हमारे देश में जो माइनॉरिटीज लोगों की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, वो काफ़ी विपन्न है। और इसमें एक सर्वे आया हुआ है कि मिनिमम 10% में ही जो लगातार 10 साल 20 सालों से जो हज यात्री जा रहे हैं, ऐसे लोग हज में जा रहे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति करीब करीब अच्छी है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि जो आपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की बात की है कि मैं चेक करूंगा और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट, 3 साल हमारी सरकार को हो गई, सरकार निश्चित रूप से प्रयास कर रही होगी, लेकिन अभी तक 70 सालों में जो हज यात्रियों के लिए जो सरकार की व्यवस्था थी है, जो 12,500 रुपया किया गया, क्या सरकार इंदिरा गांधी जी के समय में जो 12,500 रुपया किया गया था, क्या उस पर सरकार कायम है, या प्राइवेट टूर्स के लिए जो सबसे ज्यादा शोषण होता है उसको कैसे चेक करेंगे? और आर्थिक स्थिति में कमजोर लोगों को हज यात्रियों जाने की जो व्यवस्था है वह कैसे सुनिश्चित हो कि कमजोर व्यक्ति जाए, या सरकार इस पर ध्यान देने का मैं आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद। स्पीकर मैडम, माननीय सदस्य ने जो जिन देशों का हमने जिक्र किया उन देशों में जो है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। तो ये देश जो है वो इस देश के जो लोग हज करने जाना चाहते हैं वो हिंदुस्तान से ज़्यादा आर्थिक स्थिति में अच्छे नहीं है, इसलिए जो है वो उनका जो है वो किराया या उनका खर्च जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने उन देशों का नाम नहीं लिया कि जो कोई बहुत संपन्न देश है। दूसरी चीज, आपने जो सुविधाओं की बात की है, हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से जो डेपुटेशन पर लगभग इस बार भी हमारी कोशिश है कि 539 लोग जो हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, इसमें कंपाउंडर्स हैं, कुछ सिक्योरिटी से संबंधित लोग हैं, वो जाएंगे, और जाने के बाद वहाँ पर हमारी एक व्यवस्था होती है ताकि जो यहाँ से हज यात्री जाते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित, उनको जो है आवासीय सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं मिल सके, उसकी हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, श्री माला रेड्डी जी, नॉट देयर। श्री मुत्तुस्मती श्रीनिवास राव, क्वेश्चन नंबर 86 मैडम। 86, क्वेश्चन नंबर 86, yes. Question number 86 is placed on the table of the House. Yes. Supplementary. Thank you, Madam. Speaker, many committees have been formed for structural reforms, including a Sam Pittoda panel. Besides, this group of secretaries has been considering the issue, but they have not yet submitted the report. But may know from the Honourable Minister whether the government has given a time frame for this group to submit its report. If so, details thereof. If not, reason thereof. I feel Prasar Bharati has to be restructured on the lines of BBC in the backdrop of globalization. It is a viewership is declining. So BBC gets funding from the UK government. It enjoys absolute autonomy with a minimum interference from the UK government. May I know from the minister whether his ministry has studied the pyramid structure of BBC to replicate the same in the country? If so, details thereof. Thank you, Madam. It's okay. Madam Speaker, as mentioned by Honourable Member, the Committee of Secretaries have been set up to study this recommendation. It's also a fact that 2-3 committees have been set up earlier, and then Sam Pittoda committee has gone through those committees' recommendations and made some recommendations in 2013. Subsequently, this matter was referred to the Committee of Secretaries. The Committee of Secretaries are examining it. I am yet to get the report from the Committee of Secretaries. Okay, thank you. Question hour is over. Papers to be laid on the table. Shri Arun Jaitley ji. Madam Speaker, I raise to lay on the table a copy of detailed demands for grant in Hindi and English versions of the Ministry of Finance for the year 2017-18. Item number 3, Shri Venkaiah Naidu ji. Madam Speaker, with your permission, I raise today the copy of the detailed demands for grant Hindi and English version of the Ministry of Urban Development for the year 2017-18 at serial number 3 in today's revised list of business.
Item number 4, Sadanand Gowda ji. Madam Speaker, I beg to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Item number 5, Sadanand Gowda ji. Madam Speaker, on behalf of my colleague Sushri Uma Bharati, I beg to lay on the papers mentioned against her name in today's revised list of business at serial number 5 on the table of the House. Item number 6, Colonel Rajyavardhan ji. Item number 6. Yes, you can also. With your kind permission, on behalf of my colleague Sri Dharmendra Pradhan, Minister of State, Independent Charge for Petroleum and Natural Gas. No, item number 6, I am saying Narendra Singh Tomar. Item number 6, Rajyavardhan ji. Sorry. Don't have No, it's item okay. number 6 with me. Narendra Tomar ji, item number 6. Yes, lay on the table. Madam, with your permission, I, on behalf of my senior colleague, Shri Narendra Tomar ji, laid papers as mentioned against his name on the table of the House at serial number 6, today's revised list of business. Okay. Yes, item number 7. Madam Speaker, with your permission, I, on behalf of my colleague Sri Dharmendra Pradhan, Minister for Petroleum and Natural Gas, raised to lay on the table of the House papers mentioned against his name at serial number 7 in today's revised list of business. Okay. Item number 8, Dr. Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Item number 9. Item number 9. स्पीकर, मैं Yes. on behalf of my colleague Dr. Mahesh Sharma, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against his name. Thank you, ma'am. Item number 10, Sri P.P. Chaudhary ji. On behalf of my colleague Sri Manoj Sinha, I beg to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 10 of the revised list of business for today. Item number 11, Sri Rajen Gohin ji. Madam, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at item number 11 in today's revised list of business. Item number 12, Sri Y.S. Chaudhary. Respected Madam, with your permission, I beg to lay on the table the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of business. Thank you.